संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कैसा काम कर रहे हैं? आठवां दिन और आठवां दिन के भी अंतिम समय तक ये हॉल भरा है। पिछले शिविरों का जो अनुभव है कि आठवें दिन को, अंतिम दिन को तो हम दिन गिनते ही नहीं थे, तो सब अध्यापक भी अपने घरों से एक दिन पहले के ही रिजर्वेशन करा के आते थे और उसी जोम में अब कुछ अध्यापक इस समय के भी ऐसे ही प्रोग्राम बना के आए थे कि हम एक दिन पहले वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने प्रोग्राम बदल दिए। जिनके रिजर्वेशन की मजबूरी थी उन्हें छोड़ दो, लेकिन बाकी अध्यापक भी बराबर अंत समय तक यहाँ उपस्थित हैं और विद्यार्थी भी उपस्थित हैं। हमारे चर्चा में एक बात आई थी कि सब बाहर के विद्यार्थी आते हैं तो उन्हें जयपुर देखने का भी भाव आता है, तो सुबह परीक्षाएं निपटा लो, सब काम सुबह तक निपटा दो और फिर दोपहर में उनको जयपुर घुमाने की व्यवस्था कर दो कि जयपुर घूमने के लिए छोड़ दो। तो मैंने कहा कि इसमें क्यों काटते हो, एक दिन और 25 तारीख का रखो ना। 24 तारीख के अंतिम समय तक जब घड़ी में 10 बज जाते तब छोड़ते हैं रोजाना, तो 2 मिनट पहले नहीं छोड़ना। और 25 तारीख का पूरा दिन उनके भोजन की और सब व्यवस्था वैसी की वैसी रखना और जयपुर घूमने देना। जयपुर घूमने का दिन अलग रख लो, लेकिन इस शिविर में से मत काटो। इसमें पूरी तरह से हमको इसका उपयोग करना चाहिए और ये इमेज हमें तोड़नी चाहिए कि अंतिम दिन में तो कुछ होता नहीं। वैसा होता ना, पहले दिन तो उद्घाटन होता है तो उसमें कुछ होता नहीं और अंतिम दिन भी कुछ होता नहीं, तो 2 दिन पहले, एक दिन लेट आओ और एक दिन पहले चले जाओ। अल्लाह मियाँ बड़े सयाने, पहले ही काट लिए 2 आने। नहीं आया समझ में? अल्लाह मियाँ के पास पैसा नहीं था, बहुत तकलीफ थी, तो उन्हें बाज़ार में चलते चलते एक नोट मिल गया 1 रुपये का, मैला कुचैला फटा टूटा, और देख करके उनने बोला था कि हे अल्लाह मियाँ, यदि मुझे 1 रुपया मिलेगा तो 2 आना तुझे चढ़ाऊँगा। क्या 2 आना समझे? 2 आना समझते हो? पुराने ज़माने में 1 रुपये में 64 पैसे होते थे और 8 पैसे के 2 आना होते थे, 16 आने होते थे। तो वो बाज़ार में गया नोट को भुनाने के लिए, क्योंकि 2 आना अल्लाह मियाँ को देने थे ना, पहले टैक्स तो चुकाओ। तो सबने कहा कि नोट फटा टूटा है, 16 आना नहीं देंगे हम इसके, आपको कम देंगे पैसा पुराने नोट पर बदलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 14 आना देंगे। 14 आना मिले उसे, 16 आना नहीं मिले। 16 आना मतलब पूरे पैसे, 2 आना कम मिले। तो वो बोला कि अल्लाह मियाँ ने 2 आना पहले ही काट लिए। मैं क्या इतना बेईमान था जो उसे देता नहीं? और ऐसा कहकर उसने भी 14 आना अपने पास रख लिए। कहा अल्लाह मियाँ बड़े सयाने और पहले ही काट लिए 2 आने, अब 2 आना काटने नहीं देंगे हम।
इसलिए इस शिविर को, वैसे ये शिविर 10 दिन का लगता था और 8 दिन का लगा। अब उसमें भी फिर आप घूमने फिरने के लिए काटना चाहते हो तो ये उचित नहीं है। 8 दिन का मतलब पूरे 8 दिन का। और आज हमने उसे इसमें भी सफलता देखी। कई दृष्टियों से हम बार बार मीटिंग करते थे ट्रस्ट की और विचार करते थे कि भाई इस शिविर में संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है, क्योंकि पहले वो शिविर हो जाता है अगस्त में ही, उसके बाद तत्काल बाद पर्यूषण आ जाता है, तो सभी विद्वान पर्यूषण में चले जाते हैं और गांव-गांव के लोगों को पर्यूषण में विद्वानों को सुनने को मिल जाता है, इसलिए कोई नहीं आता है। तो इसलिए क्या उपाय किया जाए कि जिससे संख्या विद्यार्थी लोगों की बढ़े। मीटिंग के विचार का बिंदु तो ये होता था। और यहाँ देश की परिस्थितियाँ न मालूम कैसी विचित्र बदली। मैं तो प्रदेश में था कि यहाँ का अपने एक शिविर लगने वाला था सोनगढ़ में, फिर बाद में अहमदाबाद में, और उसका नाम था गुरुवाणी मंथन शिविर, चैतन्य धाम में लगने वाला था, और वो भी कैंसिल हो गया। वो उसमें सब विद्यार्थियों को जाना था, तो विद्यार्थियों को कहीं भी जाने में उत्साह तो रहता ही है। फिर वो कैसा रहा क्या रहा ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले तो छोटे बच्चे होते ना, 1 वर्ष का भी बच्चा हो और घर में जब हम एक कुर्ता मुर्ता पहनते हैं ना, तो वे बच्चे समझ जाते हैं कि दादाजी कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आगे चढ़ जाते हैं कि नहीं हम साथ में चलेंगे। होता है ना, हर घर घर में सबको अनुभव होगा कि बच्चों को बाहर जाने का बहुत शौक होता है। कोई भी बाहर जाए उसके साथ जाने को तैयार, शत्रु भी अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। इसे सब तैयार थे तो उनको कितना मुरझायापन आया होगा कि भैया हमारा एक चांस खत्म हो गया बाहर जाने का। अहमदाबाद घूम के आते तो हमारा अहमदाबाद का घूमना रह गया। अंदर से ये बात सब चलती थी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि इन विद्यार्थियों को एक दफा नहीं सही अहमदाबाद तो जयपुर घुमा दो। क्या कहें हैं? और फिर मैंने ये योजना रखी ट्रस्ट में कि इस तरह यदि ये करेंगे तो दोनों महाविद्यालय, उदयपुर का कन्या महाविद्यालय और जयपुर का विद्यालय, ये सब मिल कर के अपन एक शिविर करें और जैन दर्शन की गहरा अध्ययन कराएं, और वो सब लगभग कोर्स की किताबें हों, इसलिए पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हो। इसलिए किसी को ये बात कहने का नहीं मिले कि बाहर शिविरों में चले जाते हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान बहुत होता है। वही पाठ्यक्रम वही कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, और सुबह से शाम तक, तो नुकसान का सवाल क्या है? लेकिन हवा बहुत गर्म चल रही थी देश में, ख्याल नहीं ना, इसलिए ये दूसरे विद्यालय आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर ज़रा कम भरोसा था। कई तरह के प्रेशर चल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रयोग करते हैं, देखते हैं जैसा होगा। लेकिन प्रेमचंद जी साहब यहीं थे, कोटा वाले, और मैंने जब ये घोषणा की तो उन्होंने कहा हमारे विद्यार्थी पूरे आएंगे, हम अध्यापक भी आएंगे। अच्छा, आज प्रेमचंद जी का मेरे पास फ़ोन आया है, तुम्हारे पास भी आया, संजीव के पास भी आया, कि हमारे धर्मेंद्र वापस आ गए हैं और उनने जो रिपोर्ट हमको दी है शिविर की उद्घाटन में, तो वो सही, वो बहुत ही अच्छी है। उसके लिए हम बधाई देने के लिए आपको फ़ोन करते हैं। यानी उन्हें बहुत ही ये शिविर की सफलता
मुझे बहुत ही वे अंदर से आह्लादित थे कि संजीव को फ़ोन किया, पर मुझे किया, और छोड़ ही नहीं रहे थे फ़ोन। मैंने कहा मुझे जाना है उसी दीक्षांत समारोह में, फिर बात करेंगे अपन, अभी अभी की बात है। उन्होंने कहा मुझे एक बात कहनी है कि ये शिविर हर साल ऐसा ही लगना चाहिए। मैंने कहा ऐसा ही नक्की किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नक्की किया नहीं, पक्का कर। अपना जो है ना बैराग्य महाकाल, उसमें नक्की पक्की वाली कथा है, सब कुछ नक्की है और बात एकदम पक्की है। पक्की है। इसलिए मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ कि अगले समय भी ये शिविर ऐसे ही लगेंगे। यह बात एकदम नक्की है और पक्की है। अध्यापकों के चुनाव में भी हमने यही नक्की किया था बिल्कुल कि भाई ये जो पुराने हैं कि बेई के बेई हों कि जे हों, ये कुछ नहीं, बिल्कुल नए तरीके से चुने। उस सभा में भी मैंने घोषणा की थी हमें प्रवचनकारों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगले शिविर में हम प्रवचनकारों को नहीं बुलाएंगे, ये घोषणा की थी। क्योंकि प्रवचनकारों में हम दो ही काफ़ी हैं, एक मैं और एक सुमित प्रकाश जी, ये दो जने रहेंगे और बाकी सब अध्यापक बुलाएंगे। जबकि वहाँ प्रवचनकार और भी बैठे थे, उन तक संदेश गया कि अगले शिविर में हमको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर आज सब आ जाते तो बहुत दिक्कत होती है, फिर रेवड़ी बांटनी पड़ती हैं, फिर किसको दें क्या दें सब। फिर जरा भी 19 प्रवचन हुआ तो फिर सब श्रोताओं में अरुचि पैदा होने लगती है, ख्याल में है ना। और अध्यापकों में हमारी दृष्टि में हमारा अभी निगाह तो है, अगर हमारे विद्यार्थियों थोड़ी थोड़ी तो पकड़ होती है कि जो जिस विषय का विशेषज्ञ है हम उसको बुलाएंगे, तो इस दृष्टि से इस बात का हम चुनाव करेंगे। तो हमने विशेषज्ञों की दृष्टि से अध्यापकों का चुनाव किया, इसमें ये सबसे एक विवादस्थ विकल्प था कि योगेश जी का जो नेचर है एकदम उग्र, मुनियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर है ना, और कई बातों में हमारा अभी साल भर के भीतर ही भीतर काफ़ी वो कुछ हुआ था, जो कुछ कहते हैं क्या कहते हैं उसे हैं? तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई मैं बुलाऊंगा तो वो ज़रूर आएंगे और उन्हें मैं फ़ोन करूंगा, आप लोग कोई नहीं करना। और वहीं मैंने फ़ोन लगाया, मैं कहा योगेश तेरे से एक काम कराना है, बोल करेगा? क्या बात करते हो दादा, आप कहेंगे नहीं करूँगा तो मुझे परीक्षा मुक्त पढ़वाना, तीसरा अध्याय पढ़वाना है, हेत्वाभास का स्वरूप समझाना है। बोल पढ़ाएगा? बोले मेरे को पहला दूसरा अध्याय पढ़ाने का मौका दो, एक दफ़े आप वो सुन लो मेरा, आप भूल जाओगे तीसरे अध्याय को। मैंने कहा वो भी सुन लेंगे, एक के 2 पीरियड देंगे, तीसरा भी सुनेंगे और पहला दूसरा भी सुनेंगे। और हमने इस तरह से बिल्कुल सोच के जो विषय के विशेषज्ञ थे उन विशेषज्ञों को वो जो हमें विषय पढ़वाने थे वो विषय दिए। वो जिन विषयों को हमेशा पढ़ाते रहे हैं उनसे भी चिपटे रहें ये ज़रूरत नहीं है, विषय हमने बदल दिए जो हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा देने में उपयोगी हैं और जिनका गहरा अध्ययन की आवश्यकता थी, उस हिसाब से हमने विषय चुने। जैसे हमने संजीव जी जैसे कहा कि आपको नए चक्र तो पढ़ाना है क्योंकि आप नए चक्र के विशेषज्ञ हो, लेकिन निश्चय व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नहीं, प्रवचन साल के 47 नए नहीं,
तो क्या पढ़ाएंगे कि जो तत्वार्थ सूत्र में जो 7 नए हैं नैगमादि, वो 7 नए पढ़ाना है, क्योंकि वो कोर्स में है। वो तत्वार्थ सूत्र तो हर कोर्स में होता ही है। तुम शास्त्री 5 साल में बनोगे तो सूत्र जी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये 9 जो नैगमादि नए हैं उनका अध्ययन तो आपको गहराई से होना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने विषयों के चुनाव में भी काफ़ी माथा लगाया और वो सब किया। और ये प्रयोग सफल रहेगा तो कोटा वाले तो आ ही गए थे। यहाँ भाग्य से वो भी थे, क्या नाम, महीपाल जी भी मौजूद थे। तो महीपाल जी जाने लगे तो मेरे से मिलने आए थे। तो जाते जाते मैंने कहा महीपाल जी हम ऐसा सोच रहे हैं तो आपके विद्यार्थियों को भेजो और आप भी आओ। बोले नहीं पंडित जी आप बिल्कुल साथ में हैं, मेरे विद्यार्थियों को भेजूंगा, ज़रूर भेजेंगे, ज़रूर आएंगे। मैंने कहा चलो 2 तो हो गए। तो वो गए और गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते उनकी खबर आई कि 2 दिन बाद सब लोगों से सलाह मशवरा करके और फिर जवाब दूंगा। क्या मैं कहा नहीं कोई बात नहीं है, सलाह मशवरा कर लो, लेकिन आना है बस, ये आप समझ लेना। ये हमारा प्रवीण है ना, ये पढ़ाने में तो बहुत होशियार है ही, लेकिन इसमें भी बहुत होशियार है। इसने 2-3 दफ़े देख लिया मैंने, इसने उन्हें समझा लिया। वहाँ से तो दबाव आ गया कि नहीं जाना, लेकिन इसने बहुत दबाव डाला कि अपन विद्यालय में एक साथ हैं, हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। पढ़ाई होती है बहुत अच्छी, उन्हीं अध्यापकों को हम बुलाते हैं, हम तरसते हैं कि शांति जी आ जाएं तो हम थोड़ा सा आत्मख्याति अपने विद्यार्थियों को पढ़वा लें, संजीव जी आ जाएं तो उन्हीं को हम बुलाते हैं। तो फिर क्यों ऐसा नहीं, ये राजनीति से अलग रहना चाहिए विद्यालयों को। और आखिर उनने मान लिया क्या कि हमने कहा महीपाल जी आपको भी आना है। बोले दादा मुझे छोड़ दो, अभी मैं अब इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। विद्यार्थी आपकी गारंटी से आएंगे और प्रवीण जी भी आएंगे, लेकिन मेरे को पक्का मत कर, क्योंकि मुँह दिखाने लायक तो रहने दो। लड़कियों के लिए भी हमने बहुत आग्रह किया, जो वहाँ उदयपुर वाली लड़कियाँ थी ना, कि वो भी आकर इसमें शामिल हों, लेकिन समझ लो वे लोग हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें पंच कल्याण करना था ना, इसलिए ज़्यादा प्रेशर काम कर रहा था उन पर। ये 2 ही लोग बिकते हैं, या तो कोई पंडित ऐसा कहीं से बता दे कि आजीविका नहीं हो तो उसे भ्रष्ट करते हैं खरीद के सेठिया लोग, और या फिर ये मंदिर बनाने वाले, धर्मशाला बनाने वाले, स्वाध्याय मंदिर बनाने वाले, पंच कल्याण कराने वाले, ये बिकते हैं। क्या कि इन्हें पैसा चाहिए, उससे जो उभर नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा इससे पूरे देश में आप 5%, 2% लोगों को भी नहीं खरीद पाएंगे। क्या हमने 5 साल पढ़ाया है इन्हें, और किसी भी कीमत पर भिखारी नहीं बनना, दबाव में नहीं आना। एक रोजाना डोज दिया है, रोजाना डोज दिया है, ये कैसे होगा? नहीं होगा। हमारे साथ नहीं खड़े हो तुम, तत्व के साथ खड़े हो, तत्व ज्ञान के साथ खड़े हो, है ना, बाकी कोई नहीं। हमें पक्का भरोसा है कि अगली साल उदयपुर के विद्यालय की लड़कियां भी गारंटी से आएंगी, आएंगी और आएंगी। ऐसा हमें संकेत भी राजकुमार वगैरह ने दिया है, कभी आएंगी ऐसा नहीं है। कभी इस साल तो जरा हमको अष्ट देवियाँ को नचाना सिखाना था,
मैं कहा अभी तुम नचा लो, अभी हम नचना बंद करने वाले हैं ना, तो फिर नचने का मौका नहीं मिलेगा। हम पंच कल्याणकों में नाचना भी बंद करने वाले हैं। अब आंदोलन चलाने वाले हैं, हाथी घोड़े तो बंद कर ही दिए क्या, अब ये नाचना गाना भी बंद कराना है। जब तक नाचना है नाच लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक इस शिविर का गठन किया गया था, और जो हमारी कल्पनाएं थीं उससे अधिक ये शिविर हमारी दृष्टि से सफल हुआ है, और आप लोगों की दृष्टि से भी हुआ है। आप लोगों ने जैसे भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उससे ये बात स्पष्ट मालूम पड़ती है। प्रेमचंद जी ने भी कहा कि नहीं, अध्यापक विद्यार्थी सब बहुत खुश हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं इस शिविर से। हमने ये कहा कि पीयूष, दो बातें हैं। अब किसी को जी हमारे विद्यार्थी परोसेंगे नहीं, क्योंकि परोसेंगे तो पढ़ेंगे कब? 2-2 घंटा बर्बाद हो जाते हैं परोसने में। या तो तुम वो लोग जिन्हें परोसना पड़ता है उन्हें राजी करो कि वे भी बाकी के लोगों जैसे अपने हाथ से खाना लेकर कुर्सी पे बैठ के आराम से शांति से खाना खाएं, और नहीं तो परोसने वालों की जो पैसे से जो व्यवस्था होती है वो कर लो। लेकिन ज़्यादा व्यवस्था का भार विद्यार्थियों के माथे पे नहीं रखना, नहीं तो विद्यार्थी मजदूर बन के रह जाते हैं और पढ़ाई उनको क्लासों में पूरा पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। क्यों समझे? पूरी तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए और उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। एक विद्यार्थी के मुख से ये बात सुनकर कि हमें तो जो चर्चा भी होती थी, तो जो क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ख्याल में है ना, उसी की होती थी, और दूसरे विषय की हम बाद में चर्चा भी नहीं करते थे। बात था कब? बीच में गुंजाइश ही कहाँ थी कि जब तुम बातें करते। तो ऐसे शाम तक क्लास 32 क्लासें थी मेरे ख्याल से, इतनी क्लासें थी बराबर। इसके बाद एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है संस्कृत साहित्य का, जिसकी पत्नी भी बहुत बड़ी विद्वान थी, और निरंतर वहाँ वेद वेदांत की चर्चा ही उनके घर में होती रहती। क्या नाम था? मंडन मिश्र, जिससे शंकराचार्य का वाद विवाद हुआ था, और शंकराचार्य वो मंडन मिश्र हार गया शंकराचार्य से, तो उसकी पत्नी खड़ी हो गई। हम हारे नहीं हैं, हम गृहस्थ जो है वो दो की मिलके एक इकाई होती है, साधु की तो एक की इकाई होती है। कैसी मिली? समझ में आया ना? पति पत्नी मिलकर एक यूनिट होता है। अभी मुझे कहाँ जीता? मुझे जीतो तब तुम जीतोगे। तो कहते हैं कि उसने इन कोक शास्त्र के प्रश्न किए। अब शंकराचार्य 0 थे, हार गए। फिर कहते शंकराचार्य को बहुत वो करना पड़ा, बाद में उसकी विशेषज्ञता प्राप्त करनी पड़ी, और क्या हुआ होगा उससे अपन को क्या लेना देना। लेकिन वो मंडन मिश्र का जो घर था, तो लोग पूछते थे कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है, मिलने लोग आते थे ना, तो उसमें लिखा कि उस गांव में तोता और मैना हर घर के दरवाजे पे टंगे रहते थे। क्या? तो कहते हैं कि जिस घर के तोता और मैना ये बोल रहे हों स्वतः प्रमाणा परता प्रमाणा, अभ्यस्त विषय स्वतः प्रमाणा, अनभ्यस्त विषय परता प्रमाणा। समझ में आया? तुम लोगों ने तो पढ़ा है ना, मैंने भी स्पीकर पे सुना स्वतः प्रमाणा परता प्रमाणा पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा मंडन मिश्र का घर बनेगा जी, जहाँ के तोता और मैना
स्वतः प्रमाणा, प्रमाण में प्रामाण्यता स्वतः आ जाती है कि पर से आती है। अभ्यस्त विषय स्वतः, अनभ्यस्त विषय परता। अब बोलो मत जल्दी क्योंकि वो विशेषज्ञ का काम है, हमने ये भी रखा कि जिन जिन को हमने 2-2 क्लासें दे दी हैं उन विद्वानों के हम प्रवचन नहीं रखेंगे, क्योंकि और भी आ जाएंगे ना, तो उन लोग विद्वानों के हम प्रवचन रखेंगे। इसलिए कमल जी से हमने वो प्रवचन शुरू किए, डॉक्टर दीपक से हमने वो प्रवचन शुरू किए। यदि जो उनको ऐसा लगे कि हमारा प्रवचन क्यों नहीं हुआ, तो हमारे बनाया था, मैंने शांति जी को, पीयूष जी को समझा दिया कि कोई तुमसे कहे तो ये बोलना कि हमने ऐसा नियम बनाया है। क्या यानी मैंने एक एक कदम बहुत सोच करके सुनिश्चित किया था। अभी एक भाई ने कहा कि बोल ऐसी भी कुछ क्लासें हों जिसमें सब विद्यार्थी एक साथ पहुँचे, तो थी ना, 2 क्लासें थी ना ऐसी, एक निर्विगुण पर्याय की और एक दृष्टि के विषय की। क्यों? उनको हमने प्रवचन नाम दिया था क्यों? सब्जेक्ट तो हमने ही चुने थे ना। द्रव्यगुण पर्याय भी आपके कोर्स में है और तुम सोनगढ़िया हो और दृष्टि का विषय नहीं जानो तो काय के विद्वान हैं? वो भी समझना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझ लो कि एक 3 लोग के विषय को यदि हम सब विद्यार्थियों के लिए रख दें तो फिर वो सब प्रवचन ही प्रवचन हो जाएंगे, क्लास एक भी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट का रूल है 50-60 से ज़्यादा विद्यार्थी एक क्लास में नहीं होना चाहिए, और जो अच्छे स्कूल हैं जिनकी लाखों रुपया फीस लगती है उनमें 30 विद्यार्थी से ज़्यादा किसी क्लास में नहीं लिए जाते। 30 सीट ही क्लासरूम में होती हैं, 31 सीट भी नहीं होती। इसलिए ऐसी बड़ी क्लासें नहीं होंगी, है ना। वो 3 लोग का विषय कम से कम विद्वानों को तो जानना ही चाहिए, इसीलिए कोर्स में भी रखा और शिविर में भी रखा। लेकिन प्रयोजनभूत तो नहीं है ना, क्या है? ऐसा भी नहीं है कि उसकी चर्चा करके हम आज के विज्ञान से टक्कर मार सकें, क्योंकि ये तो हम पहुंच गए हैं, पहुंच जाते हैं, यहाँ से बैठते हैं शाम को 24 घंटे में वहीं के वहीं आ जाते हैं लौट के, पूरा पृथ्वी का चक्कर काट के, और कहीं विदेश क्षेत्र वगैरह नहीं मिलता। देखे ना, सूरज बराबर सूरज घूमता रहता है, उसकी निगरानी होती रहती है, कहाँ से कहाँ गया है? तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? लेकिन तो अभी जैन भूगोल क्या है, कम से कम विद्वानों को तो जानना ही चाहिए ना। नहीं मैंने स्वर्ग नरक ही पढ़ा है दादा, और कुछ नहीं। मेरा मतलब ये है कि इसमें बहुत सोच समझ करके सब काम किया गया है और उसमें हमें बहुत सफलता मिली है, तो बहुत प्रसन्नता है। और दीक्षांत भाषण में एक बात ये भी बताई जाती है कि अब जाकर क्या करना। तो इसमें जो हम प्रशिक्षण शिविर में तो बताते ही हैं, लेकिन इसमें बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको तो जहाँ से आए वहाँ जाना है, अपनी क्लासों में बैठना है और यही पढ़ाई पढ़ना है। अभी तो 5 साल कम से कम अच्छा गहरा अध्ययन करके जैन दर्शन के गहरे विद्वान बनना है। मेरी बहुत हार्दिक भावना है कि हमारा विद्यार्थी जब यहाँ से निकले 5 साल, तो कोई उससे सर्टिफिकेट नहीं पूछे, वो अपने उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, बोलने से ये साबित कर दे कि मैं विद्वान हूँ। और किसी भी जो जिनको श्रेष्ठ तुम अपने को विद्वान समझते हैं, वो कोई हो,
उनसे 19 साबित ना हो, ऐसे विद्वान आप सब लोग बने हैं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी हाँ